देखो आज के टाइम पे तो हमें पता है कि ये एटम है। एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उसके पास जो एटम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेंट्रल न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जहाँ पे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये जो बाहर शेल्स जो आप जो रिंग्स देख रही हो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी शेल्स के, सब शेल्स के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स जैसे KLMNO, सब शेल्स जैसे SP DNF एंड ऑर्बिटल जैसे S की ऑर्बिटल, P की ऑर्बिटल, D की ऑर्बिटल एंड F की ऑर्बिटल, जहाँ पे S की 1, P की 3, D की 5 एंड 7, F की 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। और हमें ये पता है कि किसी भी मैटर को बनाने वाला कौन है? एटम। जब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सभी मैटर के कौन है? एटम्स। मीन्स कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, उसको कौन बनाता है? उनको अल्टीमेटली बनाते हैं एटम्स। जैसे एक वॉल को कौन बनाते हैं? ब्रिक्स। तो वॉल क्या है? मैटर। और ब्रिक्स क्या है? एटम। मतलब बहुत सारे एटम्स के साथ बनता है एक मैटर। तो मैटर की वही डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर। अगर हम इजीली समझें कि मैटर क्या है, जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी जिसको भी आप टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो फिजिकली, वो क्या है? वो है मैटर। अगर आप एक कमरे में बैठे हो तो आपने क्या क्या देखा? आपने वॉल देखी है, आप देख रहे हो बेड देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, चेयर देख रहे हो, ग्लास देख रहे हो, पेन देख रहे हो, ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? मैटर। तो मैटर जा बन सकता है सेम टाइप के एलिमेंट्स के साथ, या बन सकता है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ। सेम टाइप के एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक वाटर एंड NaCl दैट इज टेबल सॉल्ट। तो एटम क्या है? इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक। जो किसे बनाता है? एटम। हर एक मैटर को, एलिमेंट को कौन बनाता है? एटम। जो भी चीज़ इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारी की सारी किसकी वजह से बनी हुई है, या किन से बनी हुई है? वो बनी हुई है एटम्स के साथ। जब सेम टाइप के एटम्स जुड़ जाते हैं तो वो एलिमेंट बना देते हैं, और जब अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं तो वो अलग अलग तरह के मैटर बना देंगे, कुछ थिंग्स बना देंगे, राइट। और मैटर क्या है? वो फिजिकल स्टफ है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, और जो इन्हीं एटम्स के साथ बना हुआ है। तो हमने देखा कि एक एटम के पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अभी एटम का जितना भी वेट है, जितना भी मास है, वो सिर्फ और सिर्फ या 99.9% कौन डिटरमाइन करता है या किसकी वजह से होता है? वो होता है न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस के पास दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जहाँ पे प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का। जैसे अगर एक एलिमेंट के पास एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। अगर 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। एंड होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता, वो होता है न्यूट्रॉन, जो कि एक ग्लू की तरह एक्ट करता है। जितने भी प्रोटॉन्स हैं ना, उनको बाइंड करके रखता है एक साथ, जिसकी वजह से वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं और हम उस एटम को कोई ना कोई वेट या कोई ना कोई मास दे पाए। तो ये सीधा सीधा समझ लो कि अगर एक एटम का जितना भी वेट है ना, उसका 99.9% न्यूक्लियस की वजह के साथ है। और अगर एक एटम का जितना साइज है ना, तो वो किसकी वजह से है? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। मतलब एक एटम का साइज कौन डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? न्यूक्लियस के आसपास जितनी भी स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये बहुत वास्ट एक्सपेंस ऑफ नियरली एम्प्टी स्पेस, मतलब ये स्पेस तो बहुत बड़ी होती है लेकिन ये ज़्यादातर एम्प्टी होती है, खाली होती है। जहाँ पे क्या पाए जाते हैं? जहाँ पे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? शेल्स के पास अंदर पाए जाते हैं। शेल्स में भी वो सब शेल्स में, और सब शेल्स के भी वो ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, जहाँ हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीमली टाइनी होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें ना, तो वो 1/1836 ऑफ प्रोटॉन के साइज़ का है। मतलब एक प्रोटॉन से वो इतना ज़्यादा छोटा है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन हो वो एक्सट्रीमली टाइनी, बहुत छोटा है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी। तो एक अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो जितने उसके पास प्रोटॉन के नंबर होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर भी होंगे। अगर उसके पास 11 प्रोटॉन के नंबर है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे। मैं उन एटम की बात कर रही हूँ जो न्यूट्रल हैं। सिंपली जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वही डिटरमाइन करता है कि उस एलिमेंट का, उस एटम का केमिकल बिहेवियर कैसा है, केमिकल नेचर कैसा है, या फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, फिजिकल बिहेवियर कैसा है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो रेड पार्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे आपके पास होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसी न्यूक्लियस की वजह से जो जितना भी एटम का वेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस रेड पार्ट की वजह से ही है। और जितना भी इस एटम का साइज है ना, ये रिंग्स की वजह से ही है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ही है। मतलब अगर हम वेट को डिटरमाइन करना है किसी भी एटम के, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर डिपेंड करता है।
तो देखो अभी तो हमें एटम की एग्जिस्टेंस कब फाइंड हुई थी या कब लोगों ने सोचा था, वो 400 BC की बात है, मतलब बहुत 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 साल पुराने पहले की बात है। तो क्या था, इंडियन फिलोसफर और ग्रीस फिलोसफर ने अपनी अपनी जगह पे कुछ सोचा कि अगर हम किसी भी मैटर को कट करें, उसको कट करी जाएं, तो क्या ऐसा होगा कि हम उसको इनफाइनाइट टाइम तक कट कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक मैटर को कट करी जा रहे उसके स्मॉल 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 पीसेस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हम हमेशा के लिए कर सकते हैं, मतलब कभी ये ख़त्म नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, सिंपली ही कह दिया कि हम इसको फॉर एवर नहीं कर सकते, इसकी कटिंग इनफाइनाइट टाइम तक नहीं कर सकते। ऐसा एक टाइम आएगा जब उस मैटर का वो पार्ट कट नहीं होगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस मैटर के उस पार्ट को कट नहीं कर सकते। तो उसी टाइनी पार्ट मैटर का जो कट नहीं हो सकता, अनकटेबल है, तो उसको क्या नाम दिया, उन्होंने दिया नेम एटम। अब इंडिया में किसने किया था, किन्होंने किया था, वो किया था महर्षि कन्नड़ा ने, जिन्होंने इसको उस टाइनी पार्ट को कहा था परमाणु या अणु। हालांकि ग्रीक में ल्यूसिपस और उसके स्टूडेंट डेमोक्रेटस ने किया था, जिन्होंने उसको नाम दिया एटमस, जो कि आज के टाइम में जिसको हम एटम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर क्या है, एटम। मीन्स एटम से ही हर एक मैटर बना हुआ है। पर क्योंकि इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इन्होंने बस सोचा और आइडिया दिया और बोल दिया, तो इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना होने की वजह से इनका जो आइडिया था ना, वो किसी ने गौर ही नहीं किया। इनका आइडिया लगभग 2000 to 2200 ईयर तक ये जो इनका आइडिया था ना, किसी ने उसके ऊपर गौर ही नहीं फरमाया। लेकिन उसके बाद आए जॉन डाल्टन, जो कौन थे, वो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, जिन्होंने 1818 में फाइनली प्रूव किया, या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया एविडेंस का कि एटम एग्जिस्ट करता है, कि कुछ एटम नाम की भी चीज़ होती है और हर एक मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कट नहीं कर सकते, मतलब वो नॉन डिविजिबल या अनकटेबल पार्ट है किसी भी मैटर का। तो डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट्स करे गैस पे और केमिकल रिएक्शन पे, और उन्होंने देखा कि अगर कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो एलिमेंट्स की फिक्स्ड रेशो या सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ही बनता है। जैसे अभी हमें पता है कि जो अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ बनता है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि अगर कोई भी कंपाउंड बनता है ना, तो वो एलिमेंट्स की फिक्स्ड रेशो के साथ ही बनता है, जैसे 2:1 इन द केस ऑफ वाटर। और ये मैंने एग्जाम्पल खुद दिया, उन्होंने नहीं कहा था ये। और उन्होंने कहा अगर ऐसा है, मतलब अगर एक मैटर, एक कंपाउंड फिक्स रेशो में बन रहा है, तो वो तो सिर्फ तभी हो सकता है कि जब उस मैटर के पास, जब वो मैटर किसी डिस्क्रीट या काउंटेबल यूनिट के साथ बना हो, मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ से बना हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो फिर देन ही revived the Greek word atom and proposed the billiard ball model, viewing atom as a solid, hard, indivisible sphere. तो उन्होंने अपना ये मॉडल दिया और एटम को कैसे देखा कि वो एक सॉलिड, एक हार्ड, इनडिविजिबल स्फीयर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और इन्हीं एटम्स के साथ क्या बनते हैं, जितने भी मैटर है वो इन्हीं एटम्स के साथ बनते हैं। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि ये एटम है, तो एटम एक सॉलिड स्फीयर है, हार्ड है, इनडिविजिबल है, इसको कट नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमें तो पता है कि हमने तो ये भी देखा है कि एटम्स के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मतलब एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। पॉजिटिवली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसने तो कहा था कि जो एटम है वो सॉलिड, हार्ड, इनडिविजिबल स्फीयर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आगे आगे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने ये प्रूव किया था कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। तो इसके बाद वेरियस बहुत सारे मॉडल्स आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, उन्होंने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, मॉडल्स दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन मॉडल्स के बारे में एक एक करके।